ओके, तो चलिए आज का क्लास में देखते हैं इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस इन स्टेनोग्राफी। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी फ्रेजेस को देख लिया है। अब कुछ और फ्रेजेस पेज नंबर 4 से, कैलाश चंद्रा का कंप्लीट जो फ्रेजेस है एक जगह, उसका पेज नंबर 4 का एक लाइन हम लोग और देखेंगे। अभी उसको अच्छे से समझाते हुए मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा जैसा करते आया हूँ। इससे ना ही केवल आप फ्रेज को रट पाएँ बल्कि समझ पाएँ। समझना ही इम्पोर्टेंट है, रटने के बाद आदमी भूल जाता है चीज़ों को। तो फ्रेजेस ऑफ द डे, फ्रेज इसको साथ के साथ बनाते चलिएगा। फ्रेजेस ऑफ द डे। चलिए देखते हैं आज का क्या क्या फ्रेजेस। पहले आई एम ग्लैड टू से दैट द, आई एम ग्लैड टू से दैट द। उसके बाद है इसी से जुड़ा हुआ आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट द। मतलब यहाँ पे क्या लगा दिया, ग्लैड तो है ही, इसके पहले लगा दिया वेरी ग्लैड टू से दैट द। सेम हो गया, राइट। इसी के जैसा एक और है कि आई एम हैप्पी टू से दैट द, आई एम हैप्पी टू से दैट द। टू से दैट द सब में रहेगा, टू से दैट द। उसके बाद है आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट द। बस वेरी वेरी लगाएगा, एक बार बिना वेरी वाला, एक बार वेरी के साथ। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट द। ठीक है, आई एम सॉरी टू से दैट द, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू से दैट द। मतलब एक बार आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी और आई एम सॉरी। ग्लैड और हैप्पी तो एक ही चीज होता है, सॉरी बस हो गया एक माफी मांगने वाला। टू से दैट द ऐसा कहने के लिए, टू से दैट द ऐसा कहने के लिए, टू से दैट द ऐसा कहने के लिए। यहाँ पे बस नॉर्मली खुश हो रहा है, नॉर्मली खुश हो रहा है, नॉर्मली माफी मांग रहा है। जब वेरी लगाते हैं मतलब ज्यादा डीपली माफी मांगा जा रहा है, ज्यादा डीपली खुश हो रहा है। आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट द, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट द, आई एम सॉरी टू से दैट द, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट द, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट द। तो ये फ्रेजेस को हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखेंगे अभी। आई एम ऐसे होता है ग्लैड के लिए GL को हाफ करके, और टू से दैट द के लिए बस टू को यहाँ पे नहीं बनाते हैं, बस से के लिए एस का सर्कल और दैट द होता ही है ऐसे। तो से दैट द यहाँ पे देख पा रहे हैं, से दैट द, आई एम ग्लैड टू से दैट द। आई एम वेरी के लिए हम बता चुके हैं कि जब भी एम के बाद मतलब किसी भी चीज के बाद वेरी आ जाए तो उसके पहले वाले वर्ड को ही हम लोग डबल कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे एम के बाद वेरी आया है तो क्या करेंगे, एम को ही बड़ा कर देंगे, आई एम वेरी हो जाएगा यही, आई एम वेरी। और उसके बाद ग्लैड तो है ही, से दैट द, टू से दैट द, टू से दैट द, टू मत हटाइएगा यहाँ पे, टू से दैट द। आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट द, आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट द। उसी तरीके से आई एम हैप्पी, हैप्पी मेरा ऐसे होता है, लिखते हैं हम लोग ऑलरेडी, हैप्पी का ये स्ट्रोक है। अब आई एम के साथ अगर हम हैप्पी लिखने जाएं तो अंदर से लिख पाएंगे, इस तरह का डिजाइन है ना। जबकि ये रूल के हिसाब से गलत है हैप्पी लिखना ऐसे, क्योंकि हम लोग को अंदर से अगर लेते हैं तो SR पढ़ते हैं इसको, ये IMSR हो जाएगा, ये SR। क्योंकि हम लोग रूल क्या पढ़े थे, किसी भी हॉरिजॉन्टली कर्व स्ट्रोक के अंदर से ही हम लोग को घुमाकर S बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम लोग इस तरह से कर रहे हैं तो हम लोग को ये S के सर्कल के साथ अपवर्ड R था, लेकिन अब उतना तो ध्यान नहीं रखना, हैप्पी लिखना है हमको। तो क्या करेंगे, हम इसी को आई एम हैप्पी पढ़ेंगे, ठीक है, आई एम हैप्पी। सो लेट मी रब इट आउट, आई एम हैप्पी पढ़ेंगे। टू से टू तो बनाएंगे नहीं, फिर से टू से दैट द के लिए क्या करेंगे, यही कर देंगे, आई एम हैप्पी टू से दैट द, आई एम हैप्पी टू से दैट द। फिर से देखिए, आई एम हैप्पी टू से दैट द। वेरी के लिए एम को फिर से बड़ा करेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट द, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट द। आई एम सॉरी, अब हम जैसा बताएं कि ये एस और आर ही है एक्चुअल में, तो मतलब हम लोग अभी इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, इस एस का और इस आर का, सॉरी के लिए, है ना। तो आई एम यही सॉरी हो गया, आई एम सॉरी, क्या हो गया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू से दैट द। टू को फिर से खा गए, से दैट द लिखे, आई एम सॉरी टू से दैट द, अंदर से ही घुमा लिए इस तरह से,
आई एम वेरी क्या करेंगे, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट द, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट द, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट द। तो ये दो दो करके पेयर था, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। से आगे है सो कॉल्ड, दे आर नॉट एबल टू। चलिए अगला जो फ्रेज है वो है सो कॉल्ड। सो कॉल्ड होता है ना, बोलते हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, जाने माने, सो कॉल्ड। उसके बाद है अगला दे आर, दे आर। फिर एक आता है दे आर नॉट, दे आर नॉट। फिर दे आर एबल टू। जब दे आर के साथ एबल टू लगाए तो दे आर नॉट के साथ भी क्या लगाएंगे, एबल टू। दे आर नॉट एबल टू। इन सबको देख लेते हैं पहले। सो कॉल्ड कैसे लिखेंगे, सो मेरा ऐसे होता है और कॉल्ड मेरा ऐसे ऐसे होता है, अलग अलग लिखना चाहे तो, लेकिन ये एक तरह का फ्रेज है सो कॉल्ड, सो कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक साथ लिखने के लिए, सो में के पूरा लगाकर एल हाफ लगाते हैं डाउनवर्ड वाला, सो कॉल्ड, सो कॉल्ड, सो कॉल्ड, इस तरह से सो कॉल्ड, सो कॉल्ड। सो कॉल्ड के बाद दे आर, दे आर, दे आर है ना। दे मेरा एक्चुअल में ऐसे होता है और आर मेरा ऐसे होता है। हम लोग दे आर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थरो रो भी पढ़ते हैं, इसलिए इसको इग्नोर किया जाता है। और शॉर्ट में क्या किया गया है, दे आर के लिए अबव द लाइन, अगर आप इस तरह से बनाते हैं है ना, थ्रा जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में ईथ ऐसे होता है, लेकिन जब भी हम लोग आर का हुक लगाते हैं तो हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी, है ना। तो अभी यहाँ पे हम इसी को दे आर पढ़ते हैं, दे आर, दे आर, दे आर। बात आता है दे आर नॉट का, तो क्या करेंगे, दे आर के साथ नॉट लगा दीजिए बस, दे आर नॉट। दे आर एबल टू, तो दे आर और एबल टू के लिए दे आर एबल टू, एबल टू के लिए। दे आर नॉट एबल टू, तो दे आर नॉट तो मेरा ऐसे है, इसी में एबल टू, दे आर नॉट एबल टू, दे आर नॉट एबल टू। अब एक फ्रेज है यहाँ पे वेज एंड मीन्स, है ना, वेज एंड मीन्स, साधन, तरीके और साधन। वेज मेरा कैसे होगा, वेज, इसी में मीन्स लगा देंगे। एंड यहाँ पे अंडरस्टूड है क्योंकि फ्रेज का पार्ट है वो, वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स, ये होता ही है वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स। आगे क्या है, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का कमजोर तबका। इसको पहले इरेज करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी क्या है, वीकर सेक्शंस, कमजोर तबका, कमजोर पक्ष या फिर कमजोर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का बहुत ही कमजोर तबका बोलते हैं वीकर सेक्शंस। तो वीकर के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, वीकर मेरा एक्चुअल में ऐसे होगा, होगा ना, वीक में डाउनवर्ड आर, लेकिन चूंकि इसको फ्रेज का पार्ट बनाना है तो हमको जल्दी बनाना होता है फ्रेज को, तो हम डब्ल्यू के को ही बड़ा करेंगे और इसको वीकर पढ़ेंगे। डब्ल्यू को के को ही क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा, उतना भी बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा करेंगे और सेक्शंस बना देंगे इसी में, सेक्शंस, वीकर सेक्शंस हो गया। ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या करना होता है आपको, बस सेक्शंस में एस से काट दीजिए, ऑफ द यहाँ पे तो ऑफ द का तो अंडरस्टूड वाला रहेगा ये ऑफ द, बस सोसाइटी के लिए आपको एस को काटना होता है, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आई होप समझ गए होंगे आप, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ और इन द मिनिस्ट्री ऑफ। एक तो अंडर द जो ऑन द लाइन लिखाता है अंडर, और इन द मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री को कैपिटल से लिखिए, इसको भी कैपिटल कर लीजिए, इन द मिनिस्ट्री ऑफ। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऐसे हो जाएगा और ऑफ के लिए ऑफ एफ का हुक, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। इन द मिनिस्ट्री ऑफ कैसे लिखेंगे, तो इन द मिनिस्ट्री ऑफ, इन द मिनिस्ट्री ऑफ,
इन द मिनिस्ट्री ऑफ। अच्छा नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है ना, स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप लोग, फंडामेंटल राइट्स। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है इसका फ्रेज, FND फंड लिखकर और राइट्स लिख देंगे, बस यही है फंडामेंटल राइट्स। फंड राइट्स लिखिए और फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, उतना नहीं लिखना है आपको पूरा का पूरा। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, दैट्स ऑल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगला जो फ्रेज है मेरा वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की निर्देश दिया जो गया होता है ना किसी सिद्धांत के लिए, किसी भी चीज में, उसको ये बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कैसे प्रिंसिपल्स, निर्देशात्मक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हम लोग पढ़े थे उत्तर प्रदेश कैसे लिखते थे, ये होता था उत्तर और प्रदेश। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी लगभग उसी तरीके से दिया है इसमें। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टिव के लिए DR से काटेंगे और उसी में PRS से काट देंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बात को समझिए, ये हो गया डायरेक्टिव और ये हो गया प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स तो मेरा ऐसे ही होता है ना, प्रिंसिपल माना हुआ है इस तरह का, इसी में ऐसे लगाते हैं तो प्रिंसिपल्स। बस डायरेक्टिव के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसके लिए बस DR को लाइन काट रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट। इसको हम इरेज करते हैं फिर आगे बताते हैं। आगे जो है बड़ा ही आसान है, इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन और इन दैट डायरेक्शन। उसके बाद बस इतना ही तीन देखते हैं पहले। तो इन द राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग DR को सन से काटने वाले हैं, KU नहीं बनाएंगे, इतना पूरा नहीं बनाना है हमको, बस DR और सन काटेंगे इस तरह से। काटने का मतलब सन लगाएंगे हुक उसमें। सबसे पहले देखते हैं इन द राइट कैसे लिखेंगे। राइट को भी हम लोग अपवर्ड R हाफ से बनाने वाले हैं, ऐसे R अपवर्ड वाला उसको हाफ करके। तो देखिए बड़ा ही आसान हो गया, सब बता ही दिए। इन द राइट हो गया, राइट के लिए R को हाफ करके बनाया है, और डायरेक्शन इन द राइट डायरेक्शन, है ना। फिर से देखिए इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा इन दिस डायरेक्शन कैसे होगा, तो इन दिस तो मेरा ऐसे होता है। अब यहाँ पे भी आप बोलिएगा सर ये डायरेक्शन कैसे लिखा है DR ऐसे, तो इसमें क्या करेंगे, D का सहारा ले लेंगे, D का सहारा ले लेंगे। यहाँ पे D का सहारा नहीं लिए थे, सॉरी D का तो सहारा लिए थे, D के साथ R का जो हुक लगा था ना सुनो, वो नहीं यहाँ पे लग पाएगा। तो इन दिस डिक्शन लिख देंगे पूरा, इन दिस डिक्शन, इन दिस डिक्शन को ही पढ़ेंगे, इन दिस डायरेक्शन। बात को समझिए, इन दिस डिक्शन को क्या पढ़ना है आपको, इन दिस डायरेक्शन पढ़ना है, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। ओके इन दैट डायरेक्शन, इन के साथ दैट और फिर वही वाला डायरेक्शन, यहाँ पर तो आसानी से लग जाएगा ऐसे वाला डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और बड़ा ही आसान आ गया, एज लार्ज एज, एज लार्ज एज और एज मच एज। लार्ज मेरा कैसे होता है, ऐसे, मच मेरा कैसे होता है, ऐसे। लार्ज मच क्या अंतर है, मोटा पतला का। एज दोनों में ही आया है, लार्ज के पहले एज बाद में एज, मच के पहले एज बाद में एज। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा एज लार्ज एज आएगा, कौन सा एज मच एज आएगा, वो आपको पता चल जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो एज लार्ज एज हो गया, ऊपर में भी एज नीचे में भी एज, और एज मच एज भी हो गया। एज लार्ज एज मच एज, एज लार्ज एज मच एज। नेक्स्ट है सो मच सो, ये भी आता है बहुत बार फ्रेज के रूप में, सो मच सो, सो मच सो। सो मच के बाद भी सो लगा देता है, सो मच तो होता ही है, हम लोग जानते हैं सो मच, लेकिन उसके बाद भी सो लगा देता है, सो मच सो। सो मच मेरा ऐसे लिखाता है, सो मच एक साथ, सो मच, इसी में सो लगा दीजिए, सो मच सो, सो मच और लास्ट में भी सो। इसको नोट कर लिए होंगे आई होप।
और हम स्क्रीन अगला उसको हटाकर अगला लिखते हैं, बताते हैं। सो मच, सो के बाद हो गया आपका, बड़ा ही आसान है ये तो हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं। वी आर नॉट एबल टू, वी आर नॉट एबल टू, वी आर नॉट एबल टू। उसके बाद है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। फिर आता है केप्ट इन माइंड, यहाँ पे नहीं दिया लेकिन हम बता देते हैं, केप्ट इन माइंड भी आ सकता है आपके साथ, ये फ्रेज भी आ सकता है, हैज केप्ट इन माइंड, इस तरह से V3 है ना ये, केप्ट इन माइंड। और कीप इन माइंड का बेयर इन माइंड, माइंड से जुड़ा हुआ कुछ कुछ है, बेयर इन माइंड, बॉर्न इन माइंड, क्या है, बॉर्न इन माइंड। ये सब माइंड से जुड़ा हुआ जितना भी था वो बता दी, इसका आउटलाइन लिख लीजिए। कीप इन माइंड कैसे लिखेंगे, कीप मेरा ऐसे होता है के और पी, और इन को यहाँ पे खाना है सब में, किसको खाना है, इन को, इन मेरा अंडरस्टूड रहेगा। कीप इन माइंड कहाँ रखेंगे, माइंड में ही रखेंगे ना, कीप इन माइंड, केप्ट इन माइंड, बेयर इन माइंड, बॉर्न इन माइंड। तो इन तो मेरा अंडरस्टूड है यहाँ पे बिल्कुल, कीप इन माइंड हो गया, कीप के साथ माइंड जोड़ देंगे, कीप इन, गड़बड़ है, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। नेक्स्ट कैप्ट इन माइंड, कैप्ट और इन माइंड, के में पी हाफ और माइंड, कैप्ट इन माइंड, कैप्ट इन माइंड। बियर कैसे होता है मेरा, बेयर, इसको बेयर बोलते हैं, तो बी ऑन द लाइन और आर डाउनवर्ड और माइंड, ये हो गया बेयर, और उसका हो गया माइंड, बेयर इन माइंड। इसका बॉर्न इन माइंड, बॉर्न हम कैसे लिखते हैं, बेयर तो हो गया ऐसे, बॉर्न लिखने के लिए देखिए, अगर हम ऐसे वाला बॉर्न लिख दें, ये बी के साथ डाउनवर्ड आर और एन का हो, अब माइंड लिखना थोड़ा सा यहाँ पे इसके साथ जोड़ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, नहीं हो जाता है, बॉर्न, ये वाला बॉर्न के साथ अगर हम माइंड लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, घुमा देंगे तो अजीब दिखेगा ना, लगेगा ऐसा सर्कल बन गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाउनवर्ड आर को प्रेफर ना करके अपवर्ड आर को चूज करते हैं, ये हो गया बॉर्न, और इसी में माइंड आसानी से घूम जाएगा, बॉर्न इन माइंड, born in mind। नेक्स्ट है will have to be done, ये आ चुका है और पहले भी कहीं पे, will have to be done, तो will have to be और done, will have to be done, will have to be done, done थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, यहाँ पे छोटा हो गया, will have to be done। आगे है to go into the, to go into the, ये सब देखिए ऐसा फ्रेज है कि आदमी ऑटोमेटिक सीख जाता है, to go into the, है ना, to के साथ go into the, बहुत कॉमन। अच्छा अगला अच्छा है एक are proposed to be, इसको हम इरेज करते हैं, are proposed, है ना, are proposed to be, मान ली किसी चीज को प्रपोज किया गया है, लाइक you are proposed to be, we are proposed to be, they are proposed to be, इस तरह से। तो कभी किसी को कुछ प्रपोज किया जाता है तो उस सेंस में हम लगाते हैं are proposed to be, are proposed और to be। proposed के लिए क्या किए हम, बस propose लिखे हैं, अब बोलिए आर के बाद proposed आया है, हमको कैसे पता चलेगा, तो propose लिखे हैं यहाँ पे, हमको तो ईडी लगाना चाहिए था यहाँ पे, है ना, डी के लिए। देखिए आर के बाद वर्ब आया है, या तो V4 आएगा या फिर V3 आएगा, V3 आया तो पैसिव हो गया, V4 आया तो ING वाला फॉर्म हो गया, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे जब V4 नहीं आया है, प्रपोजिंग नहीं आया है, तो प्रपोज्ड ही आएगा ना, प्रपोज तो आएगा ही नहीं आर के बाद कभी भी, आर proposed to be, are proposed to be। नेक्स्ट है as proposed, as proposed, यहाँ पे V2 के रूप में as proposed, तो as मेरा ऐसे हो जाएगा, proposed मेरा ऐसे हो जाएगा, proposed। अब इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे बताइए, यहीं पे सर्कल बनाते हुए ले जाएंगे इसको, इस सर्कल को यहीं पे घुसा देंगे,
और ये SPR का साउंड कर देगा एज प्रपोज्ड के लिए, है ना, एज प्रपोज्ड। इसको आप अलग भी बना सकते हैं, उतना टेंशन नहीं है, या फिर एक साथ ही बना सकते हैं एज प्रपोज्ड। प्रैक्टिस कर लीजिए एज प्रपोज्ड। अगला है आई मे ऑल्सो और आई एम ऑल्सो। क्या है अंतर? अंतर बहुत है। आई मे ऑल्सो मैं भी कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। आई एम ऑल्सो मैं भी, यहाँ पे मैं हूँ भी का भी सेंस है, यहाँ पे कर सकने वाला सेंस है। तो आई मे ऑल्सो, आई एम ऑल्सो, क्या अंतर है? तो सेम ही लग रहा है दोनों, आई मे ऑल्सो, आई एम ऑल्सो। मे के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डॉट डाल दीजिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। आई मे ऑल्सो में एक डॉट डाल सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो, और आई एम ऑल्सो, और कुछ भी अंतर नहीं है। आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स, कितना मजेदार फ्रेज है ये, इसको पहले हटाते हैं। आई वुड लाइक मैं चाहूंगा, टू से मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से मैं कहना चाहूंगा, अ फ्यू वर्ड्स कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इसका मतलब क्या? आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स का मतलब मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। तो आई वुड लाइक, ये हो गया आई वुड लाइक टू से अ फ्यू, टू मेरा अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स के लिए W हाफ करके एस का सर्कल, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ द, बाय द एंड, बाय द एंड, फिर से हम इसको लिखते हैं, गंदा हो गया। बाय द एंड ऑफ द, बाय द एंड ऑफ द कैसे लिखेंगे? तो बाय द एंड ऑफ द, है ना, बाय द एंड ऑफ द। और बुक में क्या किया है, बुक में और भी शॉर्ट किया, हम थोड़ा लंबा कर दिए। बाय द एंड के बाद ऐसे लगा दिया, इसी को ऑफ द पढ़ रहा है, मतलब केवल द लगाया है, ऑफ को अंडरस्टूड रखा है। आप चाहिएगा तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, हम पूरा लगा दिए कि बाय द एंड ऑफ द। ऑफ द भी आ सकता है आसानी से, लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, इसीलिए हम लगा दिए थे। प्रॉब्लम होता है जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिखे थे बाय द एंड ऑफ द। बाय द एंड ऑफ द आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय द एंड ऑफ द। सो इट डिपेंड्स ऑन यू which one you want to choose, which one you want to prefer. Next है towards the end of the, towards the end of the, towards the end of the, किसी चीज की अंत की ओर, तरफ, the end of the, towards the end of the। towards मेरा कैसे है, ये होता है towards का ग्रामर लोगस, towards माना हुआ है ना towards। अब इसमें द आया है, द को यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड रखेंगे, द का यूज नहीं करेंगे टूवर्ड्स के बाद, बस एंड का यूज करने वाले हैं। टूवर्ड्स के साथ एंड लगाएंगे, टूवर्ड्स द एंड, यही हो गया, टूवर्ड्स द एंड। ऑफ द लगाना है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मेरा वाला लगा सकते हैं, या फिर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लगा दिए, बस इस तरह एक डैश लगाइए और ऑफ द पढ़िए, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द। कितना आसान है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द। प्रैक्टिस कीजिए, एकदम हाथ एकदम शार्प चलना चाहिए, एकदम बोला नहीं कोई कि हाथ ऐसे चल जाए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द। अच्छा नेक्स्ट है, ये दो फ्रेज है ना, इसका तो हमको ऐसा लॉजिक ही नहीं समझ में आया, लेकिन हम भी अपने समय में इसको क्या किए थे ना, रट लिए थे। अगला जो हम दो बताने वाले हैं, आप लोग भी क्या कीजिए, इसको रट लीजिए, बहुत ही काम आएगा ये फ्रेज, आता है बहुत बार। वो क्या है, एट द आउटसेट और at the very outset, at the outset और at the very outset। ये दो फ्रेज का आउटलाइन हमको आज तक समझ में नहीं आया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, लेकिन हम अपना लॉजिक लगा के इसको हम याद कर लिए, तो वही लॉजिक हम आपको बताएंगे आज। जो भी बेकार लगे, लेकिन इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, है ना, इसको स्वीकार कीजिए। सबसे पहले एट द आया शुरू में, तो एट द तो लिखना पड़ेगा, एट द। अब आउटसेट को क्या किया है, आउटसेट के लिए ये एस टी को बड़ा कर दिया है, एस टी को एस लगाते हुए टी को बड़ा कर दिया है, एस लगाते हुए टी का ये डबलिंग कर दिया है। अब हमको ये समझ में नहीं आया, सेट ऊपर हो गया और आउट नीचे हो गया। कायदे से देखें तो सेट पहले आ गया, एट दी सेट आउट हो गया ना,
एट दी सेट आउट हो गया, आउट नीचे आ गया, लेकिन इसको पढ़ते हैं एट दी आउटसेट। तो यही लॉजिक इसको हम लगाए थे कि उल्टा करके पढ़ते थे, एट दी आउटसेट, एट दी आउटसेट। एट दी वेरी आउटसेट में हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या करते हैं, वेरी जैसे ही लगता है जिस भी चीज, यहाँ द के लिए, यहाँ पे एट के बाद वेरी, द तो एक तरह मेरा ये है ना, एक टिक से बन जाता है, टिक लगाने पे द बन जाता है, तो हम द को नहीं देखते हैं, एट के बाद वेरी आया है तो क्या करेंगे, एट को बड़ा कर देंगे, सीख चुके हम लोग। तो ये जो मेरा हो गया एट द वेरी हो गया, ये एट द था ना, एट द, तो एट द वेरी, एट द वेरी, एट द वेरी, एट द वेरी, और आउटसेट के लिए वही वाला कंसेप्ट, एट द वेरी आउटसेट, एट द वेरी आउटसेट, एट द वेरी आउटसेट, यही कीजिए आप भी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। और 2 4 5 है, बस देख के उसके बाद आते हैं डिक्टेशन पे। क्या है वो, विथ रिगार्ड टू दिस मैटर, विथ रिगार्ड टू, विथ रिगार्ड के साथ, विथ रिगार्ड के साथ, विथ रिगार्ड के साथ हमेशा टू आना ही आना है। विथ रिगार्ड टू दिस मैटर, कौन सा मैटर, दिस मैटर, विथ रिगार्ड टू दिस मैटर, दैट मैटर भी आ सकता है, कभी कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टूड रखना है, यहाँ पे विथ रिगार्ड टू दिस मैटर है तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग का विथ ऐसे होता है ना, विथ, विथ का जो ग्रामर होगा सर यही तो माना हुआ है विथ, इसी में, और रिगार्ड हम लोग ऐसे माना हुआ है, रिगार्ड, रिगार्ड माना हुआ नहीं है, लेकिन विथ के साथ जब रिगार्ड आता है तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, रिगार्ड तो एक्चुअल में ऐसे लिखाता है रिगार्ड, लेकिन हम लोग इसको भी रिगार्ड की तरह पढ़ते हैं विथ के साथ, क्योंकि विथ रिगार्ड टू द भी एक फ्रेज होता है, एक फ्रेज क्या होता है, विथ रिगार्ड टू द, इसको हम लोग कैसे बनाते थे, विथ रिगार्ड टू द, विथ रिगार्ड टू द, उसी के जैसे हम करने वाले हैं अभी यहाँ पे, विथ रिगार्ड टू दिस, टू यहाँ पे अंडरस्टूड है, विथ रिगार्ड टू दिस मैटर, दिस के साथ मैटर, विथ रिगार्ड टू दिस मैटर। आई होप आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट है, बड़ा अब तो आसान है, इसको तो बच्चा भी बना लेगा जो भी नया नया सीख रहा है। एंड देयर हैव बीन, तो एंड देयर हैव बीन अब नहीं बताएंगे इसको। दैट देयर मे बी, अगला जो फ्रेज है ये भी बच्चा वाला ही है, दैट देयर मे बी, तो दैट देयर मे बी, मे बी किसके साथ जोड़ा गया है, दैट देयर के साथ, दैट देयर हो गया ना, और मे बी, दैट देयर मे बी। उसके बाद है एंड दैट इज वाई, एंड दैट इज वाई, और इसलिए, दैट इज वाई का मतलब इसलिए, एंड मेरा ऐसे होता है और दैट इज वाई इस तरह होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, एंड के साथ दैट इज वाई को जोड़ दीजिए, हो गया एंड दैट इज वाई। वाई का कैसा होता है ग्रामर, यही तो वाई है ना, दैट, ये हो गया दैट, ये हो गया इज, इज नहीं, इज ऑन द लाइन होता है, और ये हो गया एंड, तीनों को मिला दिए, एंड दैट इज वाई, एंड दैट इज वाई। और 2 3 है, उसको खत्म करते हैं, इसी पेज में बताते हैं, आगे नहीं, अगला पेज नहीं। अगला जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज, अगला पेज कर ही देते हैं, इसको हटाते हैं। एजुकेशनल क्या फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग, हाउसिंग के बाद फैसिलिटीज, कुछ में भी फैसिलिटीज, किसी भी चीज का फैसिलिटीज, सुविधाएं, तो शिक्षण सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं, एजुकेशनल का मतलब शैक्षणिक, एजुकेशनल कैसे लिखते हैं ये देखिए पहले, एडुकेशनल, यही तो हो गया एडुकेशनल, एक जूता की तरह दिखता है ये, है ना, लगता है कोई इंसान जूता पहना है, एडुकेशनल, एडुकेशनल। फैसिलिटीज के लिए क्या करना है आपको, एफ के साथ एस का सर्कल काट देना है, फैसिलिटीज के लिए क्या करना है, एफ का कॉन्सोनेंट को एस का सर्कल के साथ काट देना है इसी में, यहाँ पे ऐसे, ये हो गया फैसिलिटीज, फैसिलिटी होता तो बस एफ काटते हैं, फैसिलिटीज था, इसीलिए मैं यहाँ पे एस का सर्कल लगाना उचित समझे। एजुकेशनल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज। मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज। हाउसिंग कैसे होता है, हाउसिंग फैसिलिटीज,
हाउसिंग फैसिलिटीज। तो यही था आज के लिए, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में नए फ्रेजेस के साथ। चलिए अब डिक्टेशन का बारी। ये था आज का फ्रेज, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है उतना, अपना हाथ बैठाइए। जितना अच्छा आपका फ्रेजेस होगा, ग्रामर लोकस होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो आपका उतना अच्छा हाथ चलेगा स्पीडोग्राफी में। स्टेनोग्राफी का मतलब स्पीडोग्राफी, स्पीड में लिखना। चलिए आज का डिक्टेशन करते हैं।